रात बहुत गहरी और डरावनी थी। आसमान में काले बादल छाए थे। बीच बीच में तेज बिजली चमक रही थी और दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। सड़क कच्ची, टेढ़ी मेढ़ी और घने पेड़ों से ढकी थी। शहर के दो यंग बिजनेसमैन, करण और उसका दोस्त रमेश, अपनी कार लेकर शीश महल गांव की ओर जा रहे थे। ये उनका पहला बड़ा ट्रिप था और उन्हें शहर से गांव तक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने थे। करण, यहाँ तो एकदम घना जंगल है। हेडलाइट के आगे तो कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ रमेश, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहली बार इस तरफ जा रहे हैं। सुना है ये शीश महल गांव बहुत पुराना है। लोग कहते हैं रात में यहाँ के रास्ते से नहीं निकलना चाहिए। भाई, तुमको पता है मैं बचपन से ऐसे अंधेरे रास्तों से डरता हूँ। यहाँ पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने हाथ फैला दिए हों। डर काहे का रमेश, काम तो करना ही है। क्लाइंट हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। बस गांव पहुँचें, डॉक्यूमेंट दें और लौट चलें। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। अरे, कहानियाँ तो लोग बहुत बनाते हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हिम्मत रख। लगभग आधा घंटा चलने के बाद कार के सामने एक बूढ़ा आदमी लाठी लिए सड़क किनारे खड़ा दिखाई देता है। करण करण, देखो कोई खड़ा है रास्ते में। कोई बूढ़ा लग रहा है। रात के समय यहाँ क्या कर रहा होगा? करण ने धीरे से ब्रेक लगाए। कार रुकते ही वह बाबा धीरे धीरे उनकी ओर आए। बाबा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों खड़े हैं? मेरा नाम धर्मपाल है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो बेटा? शीश महल? जी हाँ बाबा, हमें ज़रूरी कागजात पहुँचाने हैं। रात बहुत लंबी है और ये रास्ता ये उससे भी ज्यादा खतरनाक। बहुत सावधान रहना। इस अंधेरे में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। करण, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो डर लगने लगा। बाबा, आप कहाँ जाएंगे? इतनी रात है, आप कार में बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देंगे। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगा। मेरा रास्ता, मेरा काम अलग है। लेकिन तुम ध्यान रखना, शीश महल के पास जो आवागमन ढाबा है, वहां पहुंचना तो किसी से कोई सवाल मत पूछना और ज्यादा बात भी मत करना। बस खाना खाकर तुरंत निकल जाना। इतना कहकर बाबा धर्मपाल धीरे धीरे अंधेरे में पीछे की ओर चलने लगे और पलक झपकते ही पेड़ों के पीछे गायब हो गए। कार फिर चल पड़ी। रमेश बार बार पीछे का शीशा देखता रहा। करण, ये कैसा अजीब बाबा था। इतनी रात में जंगल में और कैसी रहस्यमयी बातें कर रहा था। शायद कोई गांव का सनकी आदमी होगा। पर तू डर मत रमेश, अभी ढाबा आएगा तो पेट पूजा कर लेंगे। पर भाई, उसने कहा ढाबे पर बात मत करना। ये भी कोई बात हुई? मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। छोड़ना यार, बस अंधविश्वास होगा। हमारे बिजनेस के लिए यह डील ज़रूरी है। कई घंटों तक कार चलती रही, लेकिन रास्ता और भी सुनसान होता गया। तभी दोनों के मोबाइल में नेटवर्क चला गया। भाई, अब तो नेटवर्क भी चला गया। अगर कुछ हुआ तो हेल्प भी नहीं मांग पाएंगे। कुछ नहीं होगा, तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है? अचानक कार के सामने सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है, जो सड़क के बीचों बीच पड़ा था। अरे बाप रे, अब ये क्या है? ये अचानक से पेड़ कैसे गिर गया रास्ते में? अब क्या करेंगे? मुझे डर लग रहा है करण, ये रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं है। तू घबरा मत यार, मैं कार को किनारे से निकालने की कोशिश करता हूँ। करण ने बहुत संभल कर कार को पेड़ के बगल से निकाला। हवा ठंडी थी और उसमें एक अजीब सी पुरानी लकड़ी और सड़ी हुई पत्तियों जैसी तेज गंध थी। चारों ओर घना सन्नाटा था। टूटे हुए पेड़ को पार करने के बाद दूर उन्हें एक पुरानी हल्की रोशनी दिखी। भाई, लगता है यही वो आवागमन ढाबा है। चलो, बाबा ने बात मत करने को कहा था, पर भूख लगी है। जल्दी खाते हैं और तुरंत निकल जाएंगे। कार ढाबे के बाहर रुकती है। दोनों कार से उतरते हैं। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी थी। भाई, अजीब सी जगह है, कोई कस्टमर नहीं। इतना बड़ा ढाबा और बिल्कुल सन्नाटा, हमें नहीं रुकना चाहिए। हाँ, लेकिन भूख भी तो लगी है। जल्दी खाते हैं और निकलते हैं। तभी ढाबे का मालिक प्रताप सिंह एक अजीब सी मुस्कान के साथ बाहर आया। आओ बेटा आओ, कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? शहर से शीश महल तक जरूरी काम से आए हैं। कुछ खाने को मिलेगा काका? मिलेगा क्यों नहीं, यहाँ ट्रक वालों और यात्रियों की सेवा ही तो होती है। अभी खाना लगवाता हूँ। थोड़ी देर में प्रताप सिंह का नौकर सोहन टेबल पर खाना लगा देता है। प्रताप सिंह वहीं पास में खड़े रहते हैं। दोनों ने तेजी से खाना खत्म किया। कैसा लगा बेटा खाना? अरे काका, कैसा लगा ये मत पूछो। इतनी रात को इतना बढ़िया खाना मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। वैसे काका, मेरे मन में एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल पूछो। अभी रात के 3 बज रहे हैं और ढाबे पर कोई कस्टमर नहीं है, फिर भी आपने ढाबा खोला हुआ है। आप घर नहीं जाते क्या? अरे बेटा, मेरे लिए तो यही ढाबा ही सब कुछ है। मैं और मेरा नौकर यहीं रहते हैं। रही बात कस्टमर न होने की,
तो हमें वैसे भी रात को नींद नहीं आती, इसलिए ढाबा खुला ही छोड़ देते हैं। चल यार करण, अब यहाँ से निकलते हैं, हमें अभी और ड्राइव करना है। अच्छा चलो काका, अब हम चलते हैं। वैसे बताइए खाने के कितने पैसे हुए? अरे बेटा, पैसे और तुमसे? कहाँ जाने वाले हो यहाँ से? मेरे लिए तो तुम मेहमान हो, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस ऐसे ही आते जाते रहना। करण ने बार बार पैसे देने की जिद की, पर प्रताप सिंह ने हंसते हुए हर बार मना कर दिया। रमेश के मन में अब डर और गुस्सा दोनों था। वह सोच रहा था, इस जंगल के बीच में ये फ्री का खाना और अजीब बातें, पैसे क्यों नहीं लिए? ये आदमी हमसे कह रहा था तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। दोनों कार में बैठकर तेजी से आगे निकल पड़े। करण, तुझे उस आदमी में कुछ अजीब नहीं लगा? उसकी मुस्कान, उसका पैसे न लेना, अरे यार उसमें क्या अजीब था? भला आदमी था वो भी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम इतना डरते हो। पर तू भी तो सोच, कोई इतनी रात को ढाबा खोलेगा तो पैसे कमाने के लिए ही खोलेगा, और पैसे लेने से मना कर दिया। जो भी हो करण, अब तुम कार कहीं भी मत रोकना, फुल स्पीड में निकालो यहाँ से। चलो मान लेता हूँ, अब कार कहीं पर भी नहीं रोकूंगा। बारिश और तेज हो गई। मूसलाधार बूंदें कार के शीशे पर गिर रही थीं। अंधेरा, बिजली की चमक से दिखती डरावनी परछाइयां और सड़क पर पानी का शोर, सब मिलकर माहौल को और भयानक बना रहे थे। करण, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये रास्ता पहले कभी इतना डरावना नहीं लगा था। हमें कार रोक देनी चाहिए। अरे तू हर बात में डर ही ढूंढ लेता है, बस तू ज्यादा सोच मत। बारिश है, तूफान है, सब गुजर जाएगा। यार अब हमें कार रोक देनी चाहिए। अगर हम आगे बढ़े तो कार लेकर कीचड़ में फंस सकते हैं। अरे यार तू भी ना, शीश महल अब ज्यादा दूर नहीं होगा, बस 2-3 किलोमीटर और। करण ने कार आगे बढ़ाई, लेकिन कुछ ही दूरी पर कार एक गहरे कीचड़ वाले गड्ढे में फंस चुकी थी। पहिए घूम रहे थे, पर कार हिल नहीं रही थी। अरे भाई, ये कार अब क्यों रुक गई? मैंने कहा था ना। पता नहीं रमेश, पर मुझे लग रहा है कि कार बुरी तरह कीचड़ में फंस गई है। अब क्या करेंगे? आधी रात, जंगल, नेटवर्क नहीं और कार फंसी हुई है। एक दूसरे को कोसने से क्या फायदा? चल नीचे उतरकर कोई हल निकालते हैं। दोनों नीचे उतरे। कार का पहिया आधा कीचड़ में धंस चुका था। भाई रमेश, मुझे नहीं लगता कि यह कार अब यहाँ से निकल पाएगी। या तो किसी ट्रैक्टर या जेसीबी की मदद लेनी पड़ेगी, या फिर 4-5 लोग जोरदार धक्का लगाएं। पर यहाँ कौन मिलेगा? हाँ तू सही कह रहा है, पर देख सामने कुछ रोशनी नजर आ रही है, जैसे वहाँ किसी का घर हो। हम वहाँ जाकर हेल्प मांग सकते हैं, शायद कोई मिल जाए। अरे नहीं भाई, इतनी रात को किसी के घर जाना ठीक नहीं होगा, और वो भी अपनी कार यहाँ छोड़कर। यार रमेश, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये कार कहीं जाने वाली नहीं है। रमेश घबराए हुए मन से घर की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे करण, मुझे क्यों लग रहा है कि हमें इस घर में हेल्प मांगने नहीं जाना चाहिए। भला इतने गहरे जंगल में कोई कैसे रह सकता है? कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। यार रमेश, तूने तो मेरा सिर का दर्द बढ़ा दिया है। चल मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। दोनों दरवाजे पर जाकर जोर से आवाज लगाते हैं, अंदर कोई है क्या? कुछ देर बाद ही दरवाजा खुलता है। सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसका नाम सुमन था। अरे तुम लोग कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग शहर से जरूरी काम से आए थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार कीचड़ में बुरी तरह फंस गई। क्या अंदर कोई और है? हमें कार को कीचड़ से निकालना है। क्या आप हमारी इसमें कोई हेल्प कर पाएंगी? नहीं, मैं तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ। माफ़ कीजिएगा, लेकिन कार निकालने में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। तो क्या आप हमें यहाँ सुबह तक रुकने दे सकती हैं? बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। ठीक है, अगर सिर्फ आज रात की बात है तो रुक सकते हो। तुम दोनों नीचे वाले कमरे में सो जाना, मैं ऊपर के कमरे में सो जाऊंगी। अरे बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन के सोने जाने के बाद रमेश थकान और डर के मारे तुरंत सो गया, लेकिन करण अब तक जाग रहा था। करण का मन, चलो अच्छा हुआ ये डरपोक रमेश सो गया, अब मैं अकेले जाकर हेल्प ढूंढ सकता हूँ। करण चुपके से वहां से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगता है। अंधेरे में कुछ दूरी तय करने के बाद उसे सामने सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। यह वो धर्मपाल बाबा नहीं था, बल्कि कोई दूसरा शांत दिखने वाला बूढ़ा आदमी था। अरे बेटा, इतनी गहरी रात को इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? काका, मैं शहर से आया हूँ। मेरी कार कीचड़ में फंस गई है, इसलिए गांव में हेल्प मांगने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम अकेले ही आए हो? नहीं काका, मेरा दोस्त भी साथ था, पर वो बहुत डर गया था, इसलिए मैंने उसे जंगल के बीच एक घर में छोड़ दिया। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो?
इस जंगल के बीच कोई घर हो ही नहीं सकता। मैं सालों से यहाँ हूँ, मैंने कभी कोई घर नहीं देखा। अरे काका, घर तो है। मैं अभी अभी अपने दोस्त को वहीं छोड़कर आ रहा हूँ। मुझे लगता है बेटा, तुम इस जंगल के छलावे में फंस गए हो। छलावा? वो क्या होता है काका? छलावा मतलब वही जो चीज असल में होती नहीं पर दिखती है। इस जंगल की काली आत्माओं ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। ये तुम्हें रोक रही है। अरे काका, अब मैं क्या करूं? मेरा दोस्त उस छलावे वाले घर में फंसा हुआ है और मेरी कार अटकी हुई है। कोई रास्ता बताइए। इससे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है। कोई कितना भी प्यार से, मीठी बातों में तुमसे कुछ भी कहे, पर ध्यान रखना, उनकी एक भी बात मत सुनना। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो इस छलावे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। सबसे पहले तुम आगे खेतों की ओर निकलो। वहां कुछ किसान होंगे, तुम उनसे हेल्प मांगना। उनके साथ मिलकर पहले कार को बाहर निकालना, उसके बाद अपने दोस्त को ले आना। लेकिन याद रखना, सिर्फ बाहर निकलने पर ही ध्यान लगाना और उनकी बातों को पूरी तरह अनसुना करना। करण को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। वह उस जगह से आगे बढ़ गया। पीछे छूटा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। करण चलते चलते आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उसके सामने खेत नजर आने लगे। एक पेड़ के नीचे 2-3 किसान बैठे हुए दिखे। भाइयों, मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, बताइए आपको कैसी हेल्प चाहिए। मेरी कार कीचड़ में बुरी तरह फंस गई है। उसे बाहर निकालने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा भाइयों, चलो इस शहरी मेहमान की मदद करते हैं। किसानों की मदद से कार कीचड़ से बाहर निकल आती है। करण उनका दिल से थैंक यू बोलता है। करण कार लेकर उस घर के पास पहुंचता है जहां रमेश इंतजार कर रहा होता है। वह अंदर जाकर रमेश को जगाता है। अरे रमेश, उठो, मैं कार को कीचड़ से बाहर निकाल लाया हूँ। रमेश उठ जाता है, लेकिन साथ ही कमरे में सो रही सुमन भी जाग जाती है। क्या आप लोगों को यहाँ कोई परेशानी हो रही है? क्यों अभी तक जाग रहे हो आप लोग? नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो बस ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे थे। आप चिंता मत कीजिए। आप लोगों को सुबह होने तक आराम करना चाहिए। बाहर जाना सेफ नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं। सुमन अपने कमरे में लौट जाती है। उसके जाते ही करण रमेश को साथ लेकर बाहर निकलता है और दोनों तेजी से कार में जाकर बैठ जाते हैं। तभी रमेश पूछता है, करण, ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे बीच में उठाकर क्यों जगा दिया? और देखो, हमारी कार के पीछे कुछ अजीब परछाइयां सी चल रही हैं। ये सब छलावा है। तू चुपचाप बैठ जा, उनकी एक भी बात मत सुनना। हमें बस निकलना है। काफी देर तक अजीब सी काली परछाइयां कार का पीछा करती रहीं। लंबा और भयानक सफर तय करने के बाद वे धीरे धीरे पीछे छूटने लगीं और अंततः गायब हो गईं। इस तरह करण और रमेश सुरक्षित देवगढ़ पहुंच गए। सुबह होते होते उन्होंने अपना जरूरी काम पूरा किया और खुद को सेफ महसूस किया। उन्होंने वापसी की और फिर कभी उस भयावह रास्ते से नहीं गुजरे।